नमस्कार दोस्तों, यदुराज अकेडमी के ऑनलाइन स्पेस में आपका स्वागत है। वीडियो के इस भाग में हम सोल्युबिलिटी कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। अब मैं आपसे सोल्युबिलिटी का मतलब घुलना होता है, ठीक है। ये कई फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। कुछ सब्सटेंस ज्यादा सोल्यूबल होते हैं और कुछ सब्सटेंस कम सोल्यूबल होते हैं। सोल्युबिलिटी डिपेंड करती है सोल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर पर कि वो कैसे हैं, टेम्परेचर पर, प्रेशर पर, राइट। तो इन सभी फैक्टरों पे सोल्युबिलिटी डिपेंड करती है। यहां पे यही लिखा है, सोल्यूटिव सब्सटेंस इज इट्स मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन ए स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ ए सॉल्वेंट। मैक्सिमम अमाउंट मतलब अगर मैं आपको सॉल्वेंट प्रोवाइड कर दें तो उसमें एक पर्टिकुलर सोल्यूट कितना मैक्सिमम आप उसमें घोल सकते हैं, मैक्सिमम कितना घोल सकते हैं। कुछ चीजें बहुत ही कम घुलेंगी, कुछ चीजें बहुत ज्यादा घुलेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर, टेम्परेचर एंड प्रेशर, राइट। तो सोल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन लिक्विड। अभी हम जो सोल्युबिलिटी की डिस्कशन कर रहे हैं दोस्तों, वो सॉलिड की लिक्विड में, लाइक सॉल्ट की वाटर में, शुगर की वाटर में। अब सोल्युबिलिटी में एक लॉ लगता है, एक नियम लगता है कि जो लाइक डिसॉल्व्स लाइक। इसका क्या मतलब हुआ कि अब हमारे पास जो सॉल्वेंट है वो दो तरह के होता है। या तो वो पोलर होता है जैसे कि वाटर, आपका पोलर सॉल्वेंट, या वो नॉन पोलर होता है जैसे कि पेट्रोल, डीजल, समथिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं आपके, वो नॉन पोलर होते हैं। तो जो पोलर सोल्यूट होगा, जो सोल्यूट पोलर होगा वो पोलर सॉल्वेंट में बड़ी आसानी से घुल जाएगा। जो नॉन पोलर सोल्यूट होगा वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में घुलेगा। ये मतलब है लाइक डिसॉल्व्स लाइक का। ऐसा इसलिए होता है कि उनकी इंटरमोलिकुलर इंटरैक्शंस सेम होती हैं। पोलर वाले की पोलर जैसी होती है, नॉन पोलर वाले की नॉन पोलर वाली, इसलिए लाइक डिसॉल्व्स लाइक। व्हेन ए सॉलिड सोल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट, सम सोल्यूट डिसॉल्व। ओके, अब सोल्युबिलिटी में दो प्रोसेस हैं। एक तो डिसोल्यूशन होता है, यानी कि डिसॉल्व होना। डिसोल्यूशन मीन्स चीजों का गिवन सॉल्वेंट में घुलना, और क्रिस्टलाइजेशन मीन्स जो चीज घुल चुकी है उसका सॉल्यूशन से बाहर आना, ठीक है, बाहर आके क्रिस्टल बन जाना। अब दोस्तों डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो जब सोल्युबिलिटी मैक्सिमम हो जाती है, जिसने जितना घुलना होता है घुल चुका होता है, तो उस समय दो प्रोसेस चल रहे होते हैं, वन इज डिसोल्यूशन एंड वन इज क्रिस्टलाइजेशन, और उनके बीच में एक इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि जितने मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व हो रहे होते हैं उतने ही मॉलिक्यूल्स क्रिस्टलाइज हो रहे होते हैं। तो सोल्युबिलिटी अपनी मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच जाती है, ठीक है। हमें आगे बढ़े। स्टेज इज रीच्ड व्हेन द टू प्रोसेस अकर एट द सेम रेट। अंडर सच कंडीशंस नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स गोइंग इनटू सॉल्यूशन, दैट इज डिसोल्यूशन, विल बी इक्वल टू द सोल्यूट पार्टिकल्स सेपरेटिंग आउट एंड स्टेट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। ठीक है, जब डायनेमिक इक्विलिब्रियम की स्टेट रीच हो जाएगी तो सोल्युबिलिटी की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी एट ए गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी कि जितना घुलना था सोल्यूट को वो उतना सॉल्वेंट में घुल चुका होगा। क्लियर? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम को दिखाया गया और ये सॉल्यूशन बन गया। अब आपके पास एक डेफिनेशन आता है, व्हाट इज ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है दोस्तों जिसमें जितना सोल्यूट है मैक्सिमम जितना वो घुल सकता था वो घुल चुका है। उसके फर्दर अगर आप सोल्यूट को घोलने की कोशिश करेंगे तो और नहीं घोल पाएंगे, यानी वो मैक्सिमम लिमिट तक अपनी पहुंच चुका है और उस वक्त डायनेमिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो चुका होगा। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें और सोल्यूट को भी डिसॉल्व किया जा सकता है। अनसैचुरेटेड में आप और सोल्यूट को भी डिसॉल्व कर सकते हैं। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन के केस में हमारा डायनेमिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है एट ए गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब जैसे फॉर एग्जांपल समझाने के लिए, फुल ग्लास आपका सैचुरेटेड है। किससे? फुल ग्लास वाटर जो लेते हैं आप, वो पानी से सैचुरेट हो चुका है। अगर मैं उसमें और वाटर ऐड करूंगा तो वो उसमें नहीं जाएगा, उल्टा बाहर गिर जाएगा, स्पिल ओवर हो जाएगा।
कि जितना पानी मैं ग्लास में डालूंगा उतना ही पानी स्पिल ओवर हो जाएगा। तो जितना मैं सोल्यूट को अगर मैं सॉल्वेंट में डालूंगा उतना ही जितना वो डिसॉल्व होगा उतने ही उसके क्रिस्टल बन जाएंगे। तो इस स्टेज पे हम कहते हैं कि वो ये स्टेज होती है सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है, डिसोल्यूशन ही हो रहा और भी आप सोल्यूट को डिसॉल्व कर सकते हैं, उसमें क्रिस्टल बनने शुरू नहीं होते, राइट। At this stage, the concentration of a solute in solution will remain constant under the given condition, that is temperature and pressure. Similar process followed when gases are dissolved in liquid solvents. जैसा कि अभी हमने solids के लिए समझा, वैसे gases के लिए भी यही होता है. Such a solution in which no more solute can be dissolved at the same temperature and pressure is called a saturated solution. Okay. और एक एग्जाम्पल के लिए जब 8th पीरियड आता है आपका स्कूल में तो आप भी पढ़ कर सैचुरेट हो चुके होते हैं। आपको कुछ भी हम समझाते हैं वो आपको समझ नहीं आता या उसमें प्रॉब्लम होती है। सैचुरेशन का मतलब जितना भर सकता था उतना भर चुका है, उससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है, ठीक, इतना मतलब है सैचुरेट। वो मैं एग्जाम्पल आपको समझा दूं। उसके बाद मेरे दोस्तों यहाँ पे हमारे पास आता है कि जो ये सोल्युबिलिटी है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो दो बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर, वन इज टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब टेम्परेचर का फर्क क्या पड़ता है, एज पर ली-चार्टली प्रिंसिपल, जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन जहां पे एंडोथर्मिक होगा वहां पे टेम्परेचर बढ़ाने पर सोल्युबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। इफ द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन इन केस ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज एंडोथर्मिक, then solubility will increase with rising temperature. If it is exothermic, then it will decrease. Clear? As per ली-चार्टले principle. अगर जो solubility का प्रोसेस है सैचुरेटेड सॉल्यूशन का वो एंडोथर्मिक है, ठीक है, मतलब उसे हीट चाहिए फ्रॉम द सराउंडिंग। एंडोथर्मिक का मतलब वो हीट रिलीज नहीं कर रहा, हीट ऑब्जर्व कर रहा है, और आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो सोल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, राइट। अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो वो कम हो जाएगी। तो प्रेशर के केस में प्रेशर का कोई भी खास फर्क नहीं पड़ता इन केस ऑफ ए सॉलिड सोल्यूट। एंड अगर हमारा सॉलिड सोल्यूट है और सॉल्वेंट क्या है, हमारा लिक्विड है, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं। आपको पता है प्रेशर जो हमारे सॉलिड्स हैं उनकी डेफिनेशन ही है कि दे आर इनकम्प्रेसिबल, इवन और हमारा लिक्विड भी इनकम्प्रेसिबल, हमारे गैसेस होते हैं दे आर हाईली कंप्रेसिबल। तो सॉलिड जो है इनकम्प्रेसिबल है, लिक्विड इनकम्प्रेसिबल है, जो डरता ही नहीं है उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जो इनकम्प्रेसिबल है इसका मतलब वो डरता ही नहीं है, उससे कंप्रेस नहीं होता। इनकम्प्रेसिबल का मतलब है जो दबे ना, जो दबेगा नहीं वो डरेगा नहीं, उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी से डरते नहीं है तो हम पे उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, प्रेशर का फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दोस्तों ये तभी है प्रेशर वाला है ये हमारा जब सॉलिड सोल्यूट हो और जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड स्टेट में, लेकिन गैसेस में फर्क पड़ता है। ओके, ये तो इस बात का ध्यान रखना। अब हमारा अगला टॉपिक आ गया सोल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन अ लिक्विड। अब यहां पे प्रेशर का फर्क पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि जो गैस है दैट इज इनकम्प्रेसिबल, मतलब वो दबती है, यानी कि वो डरती है। जो दबता है वो डरता है, और जो दबता है डरता है, उस पर उस चीज का फर्क पड़ता है। तो हमारी जो ऑक्सीजन गैस है बच्चे वो बहुत ही कम डिजॉल्व होती है, हाईली ज्यादा डिजॉल्व नहीं, HCl बहुत ही ज्यादा सोलुबल होती है वाटर में, ठीक है। ऐसे ऐसे हमारी गैसेस हैं। अब यहाँ पे एक सेटअप दिखाया गया, यहाँ पे आपको कुछ एक हेनरी लॉ समझाना है हमें। अब सोल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर, राइट, ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया गया। अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि यहां पे हमने वेट रखा और ये गैस मोलिक्यूल्स हैं, ये गैस के डॉट 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 गैस हैं, और ये गैस के मोलिक्यूल्स यहां पे लिक्विड स्टेट में है, मतलब लिक्विड में गैस डिसॉल्व हो रखी है इस यहां पर और यहां पे गैसेस है। अब अगर मैंने वेट W1 रखा तो कुछ गैस इसमें डिसॉल्व हो गई। अब मैंने वेट ज्यादा बढ़ा दिया, जब मैंने वेट बढ़ा दिया तो प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ाने से क्या फिगर आउट होता है कि जो सोल्युबिलिटी है गैस की वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। द सोल्युबिलिटी है यहां पे गैस की वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। दस विल इंक्रीज द नंबर ऑफ गैसेस पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम ओवर द सोल्यूशन। जैसे ही हमने प्रेशर बढ़ाया तो सोल्यूशन के ऊपर नंबर ऑफ गैसेस पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि वॉल्यूम घटा दिया ना आपने, प्रेशर बढ़ाया तो, ठीक है। तो वो ज्यादा स्ट्राइक रेट से टकराएंगे वो गैस लिक्विड सरफेस से और ज्यादा डिसॉल्व
होंगे। क्लियर? ये इसका कंसेप्ट है, क्योंकि ज्यादा आप इनको इकट्ठा कर दोगे तो ज्यादा स्ट्राइक रेट से यहाँ पे टकराएंगे, स्ट्राइक करेंगे सरफेस पे लिक्विड के और ज्यादा डिजॉल्व होंगे। तो इसको ही हेनरी लॉ की स्टेटमेंट में कैसे बताया गया? हेनरी लॉ क्या कहता है? दिस लॉ सेज दैट एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। अच्छा, इस एक्सपेरिमेंट में आप टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं? कांस्टेंट रख रहे हैं, प्रेशर को चेंज कर रहे हैं। The law states that at a constant temperature, the solubility of a gas in a liquid is solubility of a gas in a liquid. This one, okay, is directly proportional to the partial pressure of the gas present above. ये partial pressure बचे, ये यहाँ पे जो प्रेशर है, अगर एक गैस A है तो ये A गैस का क्या है? पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर मतलब उस गैस का प्रेशर जिसमें उस अपना मतलब उसका अपना दमखम, टोटल प्रेशर नहीं लेना, पार्शियल प्रेशर लेना। उस गैस की सोलिबिलिटी डिपेंड करती है उसके प्रेशर पे, दुनिया से लेना देना नहीं है दुनिया का क्या प्रेशर है। मतलब मान लो अगर ये ए गैस है तो ए गैस कितनी डिजॉल्व होगी ये डिपेंड करेगा कि ए गैस का पार्शियल प्रेशर कितना है, ना कि बी गैस का। ओके, यहां पे अपना दम अपना राज है बस, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। ठीक, ऐसे भी कह सकते हो आप हेनरी लॉ की स्टेटमेंट, या अगर हम मोल फ्रैक्शन, अभी हमने ऊपर पहले पढ़ा था कंसंट्रेशन को हम मोल फ्रैक्शन में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसमें लें तो क्या है? द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज, इसकी बात हो रही है, इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सोल्यूशन। मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सोल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन द गैसियस फेज। मतलब यहां पे इस गैस के कितने मोल फ्रैक्शन होंगे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इस गैस का जिसको हम डिसॉल्व कर रहे हैं का ऊपर कितना पार्शियल प्रेशर है। अगर इसके मोल फ्रैक्शन ज्यादा होंगे अगर यहां पे पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, तो इसको स्टेटमेंट में मैथमेटिकली कैसे? पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। एक्स क्या है बच्चों? मोल फ्रैक्शन गैस का, जिस गैस को हम डिसॉल्व कर रहे हैं। तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमने हटाया, ये KH आ गया आपका। KH इज हेनरीज लॉ कांस्टेंट। KH क्या है आपका? हेनरी लॉ का कांस्टेंट। मोल फ्रैक्शन के तो दोस्तों यूनिट होते नहीं, तो KH के वही यूनिट होंगे जो पार्शियल प्रेशर के यूनिट होते हैं। ओके, क्लियर? नाउ अब यहां पे एक बात समझने वाली है कि KH और X आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोस्तों, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब जिस गैसेस का KH की वैल्यू ज्यादा होगी उनका X यानी उनका मोल फ्रैक्शन कम होगा। मतलब कहने का यह है कि अगर किसी गैस का KH ज्यादा है तो वो सोलुबल कम होगी, ज्यादा नहीं होगी, कम होगी। अब यहां पे मैंने इसी चीज को यहां पे समझाया। मान लो पार्शियल प्रेशर मेरा 20 है और KH है मेरा 10, तो मोल फ्रैक्शन कितना हुआ? 2। अगर मेरा पार्शियल प्रेशर आया और KH आया मेरा 5, ओके, तो मोल फ्रैक्शन कितना हो गया? 4। अगर KH हो गया मेरा 2 तो मोल फ्रैक्शन कितना हो गया? 10। आप क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे KH घट रहा है मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है। दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अब ये टेबल दे रखा है दोस्तों, ये हीलियम गैस का KH है, याद रखना इसको, ये बहुत ज्यादा है तो इसकी सोलिबिलिटी कम होगी। अब आपका ये है आर्गोन, इसका KH बहुत ज्यादा है, जिनका KH ज्यादा होगा ना उनकी सोलिबिलिटी कम होगी। अब आपका ये CO2 है, इसका KH कम है, देखो CO2 का जो KH है वो कम है, तो ये ज्यादा सोलुबल होगा। ओके, ऑक्सीजन का ठीक ठाक है, अलग अलग टेम्परेचर पे भी फर्क पड़ता है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है बड़ा इंपॉर्टेंट, ऑक्सीजन का 293 यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे इतना KH है, O2 ऑक्सीजन का 303 पे इतना KH, यानी टेम्परेचर हमने बढ़ाया तो KH बढ़ गया, है ना, क्योंकि देखो O2 का 293 केल्विन पे इतना है और O2 का 303 पे इतना है, यानी कि हमने यहां पे टेम्परेचर बढ़ा दिया। जब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो KH भी बढ़ गया। KH बढ़ने से सोलुबिलिटी घट जाती है, तो जो आपकी मछलियां होती हैं, जो एक्वेटिक स्पीसीज होती हैं, वो गर्म पानी में कंफर्टेबल नहीं होती, क्योंकि गर्म पानी अगर आप करोगे तो KH ऑक्सीजन जो है वो कम डिजॉल्व होएगा, क्योंकि KH बढ़ गया ना, ऑक्सीजन कम डिजॉल्व होएगा तो उनको सांस नहीं आएगा। क्लियर क्लियर क्लियर? यहां पे देखिए, द सोलिबिलिटी ऑफ द गैसेस increases with decrease of temperature. It is due to this reason that aquatic species are more comfortable in cold water, because in cold water KH का वैल्यू क्या है? कम, यानी कि सोलिबिलिटी है ऑक्सीजन की ज्यादा। समझ आ रहा है? क्लियर? इस बात को ध्यान।
अच्छा, आपके पास सामने यहाँ पे एक न्यूमेरिकल किया हुआ है दोस्तों, मैं इसको समझा देता हूं। अब यहां पर आपके पास एक न्यूमेरिकल दे रखा है, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल। N2 गैस है, उसके हमने मिलीमोल्स फाइंड आउट करने हैं, जो कि 1 लीटर ऑफ वाटर में डिसॉल्व कर रखी है। आपने नाइट्रोजन गैस की डुबकी लगा रखी है, उसको डिसॉल्व कर रखा है। N2 का पार्शियल प्रेशर दोस्तों इतना है, ठीक है। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स, मिलीमोल्स कैलकुलेट करने हैं N2 के। तो इसमें हेनरीज लॉ लगाएंगे हम, है ना, ये हेनरी लॉ है। मिलीमोल्स कैलकुलेट करने, यानी मोल फ्रैक्शन से निकलेगा, मोल फ्रैक्शन आएगा P/KH। अब पार्शियल प्रेशर जो हमें दे रखा है वो दे रखा है गैस का 0.987 और KH की वैल्यू हमें दे रखी है 70। देखो दोनों के यूनिट सेम है, ये किलो बार में इज kBr एंड दिस इज बार। सो व्हाट ही हैज डन, हाँ ये किलो बार में है दोस्तों। तो ये K को हम क्या किलो बार से बार में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। इन्होंने करके नहीं दिखाया, इन्होंने सीधा यहां पे लिख दिया, राइट। तो इसको किलो बार को बार में कन्वर्ट कर लेना। अब बार बार सेम हो गए, सॉल्व किया, ये हमारा आ गया मोल फ्रैक्शन की वैल्यू। अब मोल फ्रैक्शन अगर हमें पता है तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब यहाँ पे नाइट्रोजन के मोल्स हैं ये n मोल जो हमें फिगर आउट करने हैं, और ये वाटर के मोल्स। अब ये 55 कैसे आए दोस्तों, क्योंकि आपको वाटर 1 लीटर दे रखा है। 1 लीटर वाटर का मतलब ये होता है कि आपके पास 1000 ग्राम पानी है और उसका वाटर का मोलर मास होता है 18 ग्राम। तो गिवन मास को जब मोलर मास से डिवाइड करोगे तो आपका 50.5 आएगा, ठीक है, ये आपका आएगा। तो ये हमारे पास वाटर के मोल्स। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन हो गए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस वाटर के मोल्स। अब ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इग्नोर, क्योंकि ये बहुत ही कम होंगे इसके कंपैरिजन में, राइट। और कैलकुलेशन आसान करने का ये अच्छा तरीका है, तो इसको हम यहाँ पे इग्नोर कर देंगे। तो नीचे सिर्फ बचा 55.5। एक्स नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ये आ रखा है दोस्तों हमारे पास, इसको यहां लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आपका ये आ गया मोल्स। अब इन लोगों ने आपका आंसर पूछा मिली मोल्स में, तो मिली में इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1000 से और डिवाइड कर देंगे, ठीक है। मोल्स को मिलीमोल्स 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1000 से मल्टीप्लाई किया आपने, आपका ये आंसर आ गया। यहाँ पे हमने 1000 से, क्योंकि 1 मोल में 1000 मिलीमोल होते हैं, राइट, ठीक है ना। तो हमने मोल को मिलीमोल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 1 मोल में 1000 मिलीमोल्स होते हैं, इसलिए ऐसा किया। तो यहां पे ऐसा करके ये आपका आंसर आ गया। उसके बाद हम आगे चलते हैं, हेनरीज लॉ की क्या क्या एप्लीकेशन है आप देखते हैं। आपने सॉफ्ट ड्रिंक तो पिया ही होगा। सॉफ्ट ड्रिंक में ज्यादा CO2 को डिसॉल्व करने के लिए आपकी जो पेप्सी की बोतल में जो CO2 को डिसॉल्व किया जाता है वो हाई प्रेशर पे किया जाता है, इसलिए जब हम उसका ढक्कन खोलते हैं ना तो प्रेशर घट जाता है और वो गैस ऊपर की तरफ भागती है, जो जैसा कि हमने अक्सर देखा है। स्कूबा डाइवर्स को एक प्रॉब्लम होती है जिसे हम बैंड्स कहते हैं, ये एक मेडिकल प्रॉब्लम। इसमें होता क्या है कि जैसे हम पानी के नीचे जाते हैं तो हमारे ब्लड में हाई प्रेशर की होने की वजह से ज्यादा गैसेस डिसॉल्व हो जाती हैं, ठीक है। जब वो डिसॉल्व हो जाती हैं तो ठीक है, यहां तक कि नाइट्रोजन भी डिसॉल्व हो जाती है। वैसे तो नाइट्रोजन का डिसॉल्व नहीं होती सिंपल एटमॉस्फेयर में, जब हम ऊपर होते हैं हवा में, धरती के ऊपर होते हैं, लैंड पे होते हैं। लेकिन जब हम पानी में जाएंगे तो हाई प्रेशर की होने की वजह से इवन नाइट्रोजन गैस गेट्स डिसॉल्व इन अवर ब्लड। अब जब हम ऊपर आएंगे वापस, हाँ, अब हमेशा तो पानी के अंदर नहीं रहोगे ना डुबकी लगा के, जब आप ऊपर आओगे तो वो जो गैस डिसॉल्व हुई है वो बाहर आएगी आपके ब्लड से, और वो ब्लड से जब बाहर आएगी तो आपकी कैपिलरीज में वो उसके बबल्स आ जाएंगे उस गैस के, जो पहले तो डिसॉल्व हो चुकी है, क्योंकि आपने जब सांस ली तो वो नाइट्रोजन भी आपके ब्लड में डिसॉल्व होगी। लेकिन जब आप ऊपर आए अब तो प्रेशर घट चुका है ना, अब पानी के अंदर तो ज्यादा प्रेशर था, ऊपर प्रेशर कम है, तो वो गैस बाहर निकलेगी आपकी ब्लड से, और वो क्या करती है उसके जो नाइट्रोजन गैस जो है वो आपकी कैपिलरीज में आ जाएगी, बबल्स बना देंगी, और बबल्स बनने की वजह से आपके ब्लड फ्लो में प्रॉब्लम होगी, जिससे बहुत ही ज्यादा पेन भी हो सकता है और डेंजरस भी है लाइफ के लिए, यानी लाइफ के लिए भी खतरा है। अब हम इस प्रॉब्लम से कैसे निपटें?
हम इस प्रॉब्लम से निपटते हैं दोस्त हीलियम गैस, यानी कि जो सिलेंडर होता है उस गैस को हम डाइल्यूट कर देते हैं, मतलब उसमें हीलियम भी ऐड कर देते हैं। हीलियम गैस का जो KH है ना वो बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है, तो ये कम डिजोल्व होगी आपके ब्लड में एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, है ना। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम को उस तरह से सॉल्व कर लिया जाता है। एक और प्रॉब्लम है, जब हम माउंटेन्स में जाते हैं तो वहां पे भी प्रेशर कम होता है ना। हमारे माउंटेन्स में जब हम हाइट पे चले जाते हैं तो एयर का प्रेशर घट जाता है। एयर का प्रेशर घटने से फिर क्या होगा, जो ऑक्सीजन वैसे ही डिजोल्व नहीं होती ज्यादा और कम डिजोल्व होगी हमारे ब्लड में, हम सांस तो लेंगे वो डिजोल्व ही नहीं होगी हमारे ब्लड में। जब डिजोल्व नहीं होगी तो हमारे को वीकनेस होगी और वो अनॉक्सिया मेडिकल कंडीशन होती है वो प्रोड्यूस करेगी, यानी कि हमारे को घबराहट या चक्कर वगैरह आ सकते हैं जब हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं बिकॉज ऑफ द लो प्रेशर। लो प्रेशर होने की वजह से हमारी जो ऑक्सीजन है वो हमारे ब्लड में डिजोल्व होना डिफिकल्ट हो जाएगा। वैसे ऊपर जाएंगे तो ऑक्सीजन ही कम होती है, ऊपर से डिजोल्व भी नहीं हो रही, फिर और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। उसके बाद टेम्परेचर का इफेक्ट क्या आता है। टेम्परेचर क्या समझ सकते हैं आप कि जब गैस लिक्विड में जा रही है तो एक तरह से वो कंडेंस हो रही है, कंडेंसेशन प्रोसेस है ना। अभी जो कंडेंसेशन प्रोसेस है ना ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, मतलब कि इसमें इसको जब दिस प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, सॉरी ये कंडेंसेशन जो होता है वो हमारा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब है कि इसमें हीट निकल रही है, यानी कि आप किसी गैसियस फॉर्म को जब लिक्विड में कन्वर्ट करते हो तो वो हीट एनर्जी रिलीज करता है, राइट। तो अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, अगर आप टेम्परेचर को एंडोथर्मिक प्रोसेस एक्सोथर्मिक प्रोसेस है ये, उसमें बढ़ाएंगे तो वो नहीं होगा। इसलिए हीट ये टेम्परेचर को बढ़ाने पे गैसेस मोस्टली डिसॉल्व नहीं होगी, ये यानी स्लो हो जाएगी, रुक जाएगा, क्योंकि ये प्रोसेस जो है इट इज सिमिलर टू कंडेंसेशन प्रोसेस and in case of a condensation process as exothermic process, so when we raise the temperature the amount of gas is going to dissolve less। यहाँ पे लिखा है you have learned in the last section that dissolution process involve dynamic equilibrium and thus must follow least architecture। as dissolution is an exothermic process the solubility should decrease with increase of temperature। इसका मतलब क्या है, इसीलिए कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह को हमें अगर हम चाहें कि उसमें CO2 ज्यादा डिसॉल्व रहे तो उसे हमें ठंडा करना पड़ता है। अब हम ये न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आपको सोलबिलिटी दे रखी है H2S गैस की 0.195 मोलर, ये मोलैरिटी है दोस्तों, ठीक है। इसमें हम मोलैरिटी का कंसेप्ट यूज करेंगे और STP दे रखा है आपसे, वो हेनरी लॉ कांस्टेंट की पूछना चाहता है। तो हेनरी लॉ कांस्टेंट का मतलब आपने क्या करना है दोस्तों, हेनरी लॉ को अप्लाई करना है। अब हमारे पास हेनरी लॉ क्या कहता है कि जो पार्शियल प्रेशर होगा वो होगा KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S गैस, ये होगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन यूज होगी इस फॉर्म, लेकिन KH हमें फिगर आउट करना है। पार्शियल प्रेशर STP का मतलब होता है 0.987 बार, ठीक है। जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में H2S का प्रेशर है 0.987 बार, तो ये तो हमें गिवन है। KH हमें फिगर आउट करना है, मोल फ्रैक्शन हमको निकालना है। तो ये ऊपर जो हमने ये किया है, यहां पे हमने मोल फ्रैक्शन फिगर आउट किया, तो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू ये आई, यहां पे हमें ये KH सॉल्व कर ली। अब देख समझते हैं कि मोल फ्रैक्शन कैसे निकाला। अब आपको जो सोलबिलिटी गिवन है वो है 0.195 मोलैरिटी। 0.195 मोलैरिटी का मतलब ये हुआ कि इतने मोल 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में। अब यहाँ पे 1 किलोग्राम सॉल्वेंट यानी वाटर ले रहे हैं, इसको 1000 ग्राम के इक्वल होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने हुए, 1000 डिवाइडेड बाय 18, गिवन मास डिवाइडेड बाय 18 इज द मास ऑफ मोलर मास ऑफ वाटर। उसे डिवाइड करके आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए वाटर के इतने। मोल फ्रैक्शन क्या से फाइंड आउट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब यहां पे आप 0.195 को इग्नोर भी कर सकते हैं, चाहे रखना है तो ऐड कर भी सकते हैं। ऐड करेंगे तो ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर आपका आएगा। पिछली बार जब हमने एग्जांपल किया था वहां पे हमने इस चीज को इग्नोर कर दिया था, ओके। तो हमने 0.195 को इससे टोटल नंबर ऑफ मोल्स से क्या करना है, डिवाइड, आपका ये आ जाएगा। ये आया आपके पास H2S गैस का मोल फ्रैक्शन, ठीक है। प्रेशर STP होता है 1 बार होता है, यानी कि उसको ज्यादा, वैसे 1 भी ले सकते हैं पर ज्यादा अच्छे से हम 0.987 ले लेते हैं, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू ये होती है, ठीक है। तो इसको इक्वेशन से हमने दोस्तों ये न्यूमेरिकल फिगर आउट कर लिया, आसान है ये। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उसको कैसे करना है, वहां पे आपको KH की वैल्यू गिवन है, ठीक है।
इन दैट केस KH इज गिवन टू यू। पार्शियल प्रेशर CO2 गैस का भी आपको गिवन है, पार्शियल प्रेशर भी CO2 गैस का गिवन है 2.5 ATM। ATM की वैल्यू होती है 1 एटमॉस्फेयर होता है 1,1325 पास्कल। तो पास्कल में आपका KH है, इसलिए हमने पास्कल को यूज किया, बार वगैरह नहीं यूज करे। तो ये 1 एटमॉस्फेयर की वैल्यू यहां पे पुट कर दी, इतने पास्कल। तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लिए हमने, पार्शियल प्रेशर को हेनरी लॉ कांस्टेंट से डिवाइड, हेनरी लॉ कांस्टेंट दे रखा है आपको, ठीक। तो आपके पास मोल फ्रैक्शन CO2 गैस का इतना आ गया। अब ये 500 ml पानी की बात करता है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 500 ग्राम के इक्वल होता है वाटर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने आ गए, ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। फिर से बच्चे मोल फ्रैक्शन तो हमने कैलकुलेट कर ही लिया था। तो मोल फ्रैक्शन की इक्वेशन क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर एंड CO2। अब यहां पे क्या किया दोस्तों, इसने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 को इग्नोर कर दिया, क्लियर, क्योंकि हमें NCO2 तो मालूम ही नहीं है, ये तो हमें फिगर आउट करना है। तो ये हमें मालूम ही नहीं है, तो ये इग्नोर कर दिया, क्योंकि ये मालूम ही नहीं तो इससे अच्छा है। और वैसे भी ये जो वैल्यू आएगी बहुत ही छोटी आएगी, तो इसको इग्नोर करना ही ठीक रहेगा, हमारी को कैलकुलेशन करनी भी इजी हो जाएगी। तो इसको इग्नोर कर दिया हमने। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके NCO2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 42.14 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आई नंबर ऑफ मोल्स होगी CO2 के। अब ये नंबर ऑफ मोल्स है, वो गैस पूछ रहा है ग्राम में, तो मास इन ग्राम क्या हुआ, CO2 का मोलर मास होता है 44, ये नंबर ऑफ मोल्स को 44 ग्राम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको 1.854 ग्राम CO2 गैस का मास आ जाएगा। ये यहां पर लास्ट में हमने क्या किया है, नंबर ऑफ मोल्स CO2 को हमने मोलर मास से मल्टीप्लाई किया है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे अगली वीडियो में। इसको ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।